हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेकंड वीडियो। तो आज हम दूसरे वीडियो में हैं हिडन ट्रूथ्स के पूरी सर के साथ, और सर बैठे हैं हमारे साथ आज। सर, मैं ये आप ही का ग्रंथ पढ़ रहा था जो बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट। सर, इसमें मैंने एक चीज ये देखी सर, ये जो यूनियन जुडिशरी है सर, इसमें आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है, ये मैं देख रहा था कि यहाँ पर लिखा है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील and shall hold the office until he attains the age of 65 years. 65 is the retirement age for Supreme Court judge. हाँ, और सर लेकिन जब मैं ये आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के केस में देखता आर्टिकल 217, तो सर उसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बोलता है कि भाई until he attains the age of 62 years. सर ये 62 years हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज है। हाँ, पर सर ये क्या मतलब है? मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या मतलब ज्यादा काम होता है कि वो उनको 3 साल एक्स्ट्रा उठा रहे हैं और हाई कोर्ट में कम काम होता है? ये क्या है? हाई कोर्ट जज की इंपॉर्टेंस कम है कि सुप्रीम कोर्ट जज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? और सर मतलब जहां तक मैंने एक चीज ये भी ऑब्जर्व करी कि हाई कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस होते हैं जनरली उनका एलिवेशन भी सुप्रीम कोर्ट में होता है, उन्हीं का होता है ना? तो सर ये फिर ये इतना ये 62 65 ये मतलब ये डिफरेंशियल क्यों रखा करने के लिए बनाया है? अच्छा, अभी तो 62 हो गई है। हाँ। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 60 थी। 60 थी। हाँ, 60 इयर्स थी रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ये 15th अमेंडमेंट हुआ था 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। अच्छा। उसमें 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। अच्छा, अब ये इसके पीछे ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लोगों की ना स्टूडेंट्स की बड़ी गलत परसेप्शन रहती है कि वो 3 साल ज्यादा है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो सके। हाँ, मतलब जनरली यही बोला जाता है। एलिवेट तो दोनों की 65 कर दोगे तब भी हो सकते हैं। राइट। ठीक है, 60 इयर्स की एज पे एलिवेट हो जाएंगे, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में लगा लेंगे। राइट। और अगर नहीं हुए तो 65 इयर्स की रिटायरमेंट एज दोनों की सेम ही रखनी चाहिए। वैसे तो उसमें कुछ डिफरेंस रखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके रीजन हिस्टोरिकल थे। अच्छा। ठीक है, देखो एक जमाना था कि जब सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट वाज सेट अप, और सुप्रीम कोर्ट से पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था फेडरल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसी का सक्सेसर है। ठीक, राइट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था उसके अंदर भी ये रिटायरमेंट एज का डेफिनेशन रखा गया था। उसमें भी था। राइट। तो उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट। तो वो उस समय देखो ये था कि जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो बेसिकली हुई है एज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। राइट। आइडिया वाज कि सुप्रीम कोर्ट विल बी लार्जली प्रीऑक्युपाइड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट मैटर्स थ्रू आर्टिकल 30 रिट पिटीशंस वगैरह। हाँ जी, करेगा जैसे। और उसके साथ एक तीसरी चीज जो आजकल ऐड हो गई है पीआईएल मैटर, जो राइट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये 80s में आया था। ये 80s में आया, बिल्कुल राइट। 80s में मतलब पॉपुलराइज हो गया, मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा एक्टिविस्ट हो गया, तो पीआईएल बहुत इनवाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये अलग डिस्कशन भी है, ये फिर कभी दोबारा भी करेंगे। राइट। अच्छा, एक चीज थी कि उस जमाने में जो हाई कोर्ट जजेस होते थे, क्योंकि स्पेशली जो चीफ जस्टिस होते थे, नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं वो सीजेस ही होते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो रेगुलर हाई कोर्ट जज है वो प्रमोट नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, पर नॉर्मली सीनियरिटी मैटर करती है। तो सीजे बड़ा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अ वेरी सीनियर पर्सन, सीनियर जज, तो उन्हीं को कंसिडर किया जाता है। राइट राइट राइट। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था कि जो हाई कोर्ट्स के जजेस होते थे, खासकर चीफ जस्टिस होते थे, कई बार वो अपने जो कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम स्टेट कई बार नहीं छोड़ने का मन करता उनका। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वाज ऑलवेज सीन टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो एपेक्स, लेकिन वो थोड़ा सा ऑब्सक्योर हो जाएगा, थोड़ा सा छुप जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील करना है, उसकी कोई इतनी बड़ी पब्लिक प्रोफाइल नहीं होगी। बात समझ रहे हो मेरी? सर ये उस टाइम पे व्यू था, ये उस समय व्यू था ना। ये व्यू जुडिशरी के अंदर था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील करना है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो एक चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, वो एक इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन है पूरे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ही इज एक्चुअली द सीनियर मोस्ट जज इन द हाई कोर्ट। अब वो जैसे ही एलिवेट होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ही विल बिकम द जूनियर मोस्ट जज ओवर देयर। ठीक है ना? सही बात है। अब फ्यूचर भी अनसर्टन है कि सीजे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली, वो सीनियरिटी उतनी होगी कि नहीं होगी। है। तो सीजे की पोजीशन जो होती है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, राइट, एक बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन। ठीक है। अब उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो जूनियर मोस्ट जज बन जाओगे, और वहां पे एलिवेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी नहीं होगी, वो फिर आप सीनियरिटी पे डिपेंड करेगा। बहुत अनसर्टेन चीज है वो, राइट। तो फिर बहुत सारे अच्छे जजेस होते थे जिनको कई बार सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि वो एलिवेट होके यहाँ पे आए, वो कई बार खुद भी मना कर देते थे। अच्छा, ऐसा भी हुआ? ऐसा भी होता है। हालांकि किसी ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये डाल दो कि किसी को भी अगर एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो इट शुड बी हिज ड्यूटी टू एक्सेप्ट दैट पोजीशन। ये भी बात हुई है? नहीं, ये बात चली थी। अच्छा, ये प्रपोजल चली थी, राइट।
अब देखो उस जमाने में तो ये जो 3 साल का जो एज डिफरेंशियल है, हाँ ये इसलिए रखा गया, एज रिटायरमेंट एज डिफरेंशियल जो है, कि कम से कम यार ये एक मोटिवेशन बन जाए कि यहाँ पे तो आप 62 की एज पे रिटायर हो जाओगे, अगर वहां पे आओगे तो 3 साल के एक्स्ट्रा सर्विस मिल जाएगी आपको 3 साल की। अब उस जमाने में तो शायद ये जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ा बनता था कि उनका एज डिफरेंशियल रखो। अब आज तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा हाई कोर्ट जज नहीं होगा who will not want to be in the Supreme Court. right. ठीक है ना? अब तो सिनेरियो has changed very dramatically. Now everybody would want to get elevated to the Supreme Court, क्योंकि Supreme Court का जज, even if you're the junior most judge है, you're Supreme Court judge after all, right? बड़ी प्रोफाइल है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो रह नहीं गया। आप देखो, हम सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी बेसिकली प्रीऑक्यूपाइड विद 3 काइंड्स ऑफ मैटर्स: कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मैटर्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले मैटर्स, और रिट पिटीशंस डीलिंग विद प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में जितने केसेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, इन तीनों को क्लब भी कर लो ना, ये 2-3% ज्यादा नहीं मिलते। मतलब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन है ऑलमोस्ट 90% प्लस तो है रेगुलर मैटर्स वाला। तो आप तभी तो ये हुआ है ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी 60,000 से ऊपर पेंडेंसी है केसेस की। तो वो क्यों है पेंडेंसी अभी? क्योंकि रेगुलर मैटर्स जो होते हैं, ऑर्डिनरी क्रिमिनल मैटर्स, ऑर्डिनरी सिविल मैटर्स, इनकम टैक्स मैटर्स, सर्विस मैटर्स, सभी जा रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट पे। तो सर फिर ये मतलब हाई कोर्ट का जज अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, और हाई कोर्ट का जज अगर एक, आप जैसे कह रहे हो कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज में डील करता है, जब वो हाई कोर्ट का जज होता है या चीफ जस्टिस होता है उस हाई कोर्ट का, नहीं डोमेन में डील करता है ये सर डोमेन में डील का मतलब ये कि जैसे अगर एक चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का, तो आई एम वेरी सर्टन, इफ आई मे बी रॉन्ग, कि वो स्पेसिफिक केसेस को तो नहीं डील करता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सर ऐसा क्यों जनरली बोला जाता है कि सर जैसे कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहाँ पे फाइनेंशियल केसेस को डील करते हैं जजेस? नहीं, क्योंकि वो कमर्शियल कैपिटल, तो वहाँ पे ऐसा क्यों बोला जाता है सर कि मतलब वो जजेस को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं सुप्रीम कोर्ट में? कभी ऐसा कुछ? ऐसे देखो, आजकल तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हाई कोर्ट के अंदर वो बन गए हैं आपके स्पेशल कमर्शियल कोर्ट, राइट, तो वैसे ही बन गए हैं। ठीक है, तो वर्क जो एलोकेट करना है कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस को, वो थोड़ा ये देख के ही करते हैं एलोकेट की जज का एक्सपीरियंस इन केसेस में पहले है कि नहीं, राइट। बट जो प्रेजेंटली जो बात डिस्कस कर रहे हैं एज डिफरेंशियल, उसकी जैसे मैंने बोला, जस्टिफिकेशन पहले तो एग्जिस्ट करती थी कि वो एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाएगा कि भाई अगर आप सुप्रीम कोर्ट आओगे तो 3 साल एक्स्ट्रा सर्विस के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर 62 की एज पे आपको रिटायरमेंट। ठीक है, तो अब वो जो रैशनल पहले था वो अब लॉजिकल, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो अब तो इनफैक्ट आई वुड से दैट नॉट ओनली दैट द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस शुड बी इक्वेटेड। मेरे हिसाब से तो जो जजेस की एज है, रिटायरमेंट एज है, उसको तो बढ़ा के अब यार, अब आपकी जो हेल्थ स्टेटस, जो हेल्थ लेवल्स हैं लोगों के, वो बढ़ गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो अब तो इसको 70 तक कर देना चाहिए। उसका तो सिंपल लॉजिक है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होते हैं तो बहुत बार ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जो होते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन बन जाते हैं, वहां भी रिटायरमेंट एज 70 तक है, राइट। कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है जी, राइट। If a retired Supreme Court judge is capable of handling the work of NHRC, he can very well continue to handle the work of Supreme Court, right? तो मेरे हिसाब से तो एक तो दोनों की जो रिटायरमेंट एज है दोनों लेवल्स पे इक्वेट हो जानी चाहिए, ट्रू। और दूसरा, इनकी रिटायरमेंट एज को चलो 70 नहीं तो कम से कम 67-68 तो कर ही देना चाहिए, राइट, एब्सोल्युटली। तो वो डिफरेंशियल था उस समय मोटिवेशन थी उस चीज की, वो उसका रैशनल था, जस्टिफिकेशन था, आज नहीं है उसका, राइट। तो फ्रेंड्स, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझी कि सर ने बताया कि किस तरीके से 62-65 का डिफरेंशियल एक स्पेसिफिक रीजन के लिए पहले क्रिएट किया गया था। आज की डेट में वो रीजन उतना एप्लीकेबल नहीं है, और कल को जब आप दोस्तों मेंस एग्जाम में अपना आंसर भी लिखते हैं इस चीज को लेके, तो भूलिएगा मत कि जब हम कंक्लूजन के पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे एक फ्यूचरिस्टिक सजेशन देना होता है, तो सर ने जो बड़ा एक वैलिड सजेशन आपको दिया और बताया कि भाई 70 तक कर देनी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होकर अगर वो एनएचआरसी का चेयरपर्सन बन के 5 साल काम कर सकता है, 4 साल 3 साल काम कर सकता है, तो माइट एज वेल दैट पर्सन कैन कंटिन्यू एंड कंट्रीब्यूट इन द जुडिशरी, जो उसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन रहा है। तो ये चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कीजिए एंड मेक श्योर कि इसको आप अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा सर। तो आई एम होपफुल कि ये बहुत वैलिड आपने एक सजेशन के थ्रू पूरा एक ये जो मिथ था 62-65 का, जो लोगों को जनरली समझ नहीं आता, people don't know कि what is the actual rational behind सर लोग ना रटते हैं, मैंने ये देखा, वो ये सोचते हैं कि भी 62 यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सके। ये डिफरेंशियल रखा गया था क्योंकि जा नहीं रहे थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखने की। तो आप किसी भी चीज को देखिए, जैसे कि जितने भी एजेस होती हैं सर, मैंने देखा बच्चे ना प्रीलिम्स के लिए वो चार्ट्स बना लेते हैं, मतलब 60, 62, 65 ये कर करके रखते रहते हैं। तो स्टोरी को समझिए
ये जो सर ने आपको लॉजिक बताया, अगर ये लॉजिक दिमाग में चला गया आपके, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज को समझ के आप इसको प्रीलिम्स में भी प्रयोग कीजिए और मेंस में, जैसा कि हमने आपको बताया, इसको वहां पर भी प्रयोग कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।